हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस स्कूल। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आज ही के दिन हमारा नोटिफिकेशन आ गया है CDS-2 का। जी हाँ, सीधा पॉइंट पर आता हूँ मैं। CDS-2 नोटिफिकेशन आउट 2025 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और कुछ ना कुछ बात आज हम लोग इस जो हमारा चैनल है इसके ऊपर भी करने वाले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं या कोई पहली बार देख रहा है तो ये इस चैनल का पहला ही वीडियो है। और मैं सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल प्लान तो नहीं किया था कि आज के दिन ही इस वीडियो को बनाऊंगा, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जस्ट नोटिफिकेशन आया मेरा वीडियो बनाने का, या सारा पीछे का जो भी एक सेटअप था वो रेडी हुआ और तुरंत उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया सरप्राइजिंगली। तो आई थॉट कि चलिए पहला वीडियो क्यों ना इस चैनल का यही हो जाए कि CDS-2 2025, जी हाँ, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्ज़ाम ओवरव्यू आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या क्या की पॉइंट्स हैं, समरीज हैं, नोटिफिकेशन से क्या क्या आप लोग को लेना है, क्या क्या समझना है, वो सब हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आया है? 28 मई 2025 को नोटिफिकेशन आया है और आप लोग फॉर्म भरना अब चालू कर सकते हैं। 29 मई एंड 2025 जब आप ये वीडियो देख रहे हो या हो सकता है इसके बाद देख रहे हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? अगर आप 17 जून 2025 के पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। 17 जून रात तक भी आप भर सकते हैं, मतलब 18 जून मत लगने दीजिएगा, बस 17 जून की डेट तक अगर आप ये फॉर्म भर सकते हैं तो बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम डेट भी बिल्कुल क्लियर है। कब है? 14 सितंबर। जी हाँ, 14 सितंबर को ये डेट है आपके एग्ज़ाम की। अब अगर आप यहाँ से दिन गिनना चालू करेंगे, अब दिन ही गिनिए, महीने भी बचे नहीं है, ठीक है। जून के बाद आप लोग मेरे ख्याल से जुलाई, अगस्त, सितंबर, मुश्किल से 3 महीने आपके पास बचे हैं। 3 मंथ है। बहुत ज़ोरों शुरू से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पेपर आपको पता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा मैं, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। UPSC कंडक्ट करवाता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न होता ही होता है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। एडमिट कार्ड कब आने वाला है? ये 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन आ जाएगा। आज हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा ध्यान उसी पर रहेगा, बजाय कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इस पर अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ कि क्या सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, क्या इसका ट्रेंड रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या रहा है, किस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 सेक्शन है, कहाँ कहाँ कौन कौन से OTA में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, और IMA में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप इन सब की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, और आपको काफ़ी डिटेल में मैं आपको इंसाइट्स दूंगा। फिलहाल अगर मैं वैकेंसीज़ की बात कर लूँ तो 453 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें IMA की 100 वैकेंसी है, INA 26, AFA 32 वैकेंसीज़, OTA मेन 276 वैकेंसीज़ एंड OTA वेमेन 19 वैकेंसीज़। तो ये रहा वैकेंसी टेबल। अब आपको पता है कि ये वैकेंसीज़ हैं और आपको तो एक ही सीट चाहिए, है ना, तो बाकियों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी क्या क्या होनी चाहिए? देखो, ये बेसिक सी डिटेल्स हैं। इंडियन चलेंगे, नेपालीज चलेंगे और PIOs चलेंगे, ओके। एज क्या क्या होना चाहिए? वैसे तो ये डिफरेंट एकेडमी के हिसाब से वेरी करता है, बट मोटा मोटा आगे मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। मोटा मोटा 20 से 24 साल अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेटस अनमैरिड चाहिए है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं पर आप मैरिड ले सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और BTech, बेसिकली आप ग्रेजुएट अगर हैं तो काम चल जाएगा, और इवन अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, मतलब फॉर्म तो भर ही सकते हैं फाइनल ईयर में है तो भी, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोसेस वही UPSC online.nic.in से आपको भरना है। वेरिफिकेशन आपका आधार वाला होना चाहिए, यानी आधार आपके पास रेडी होना चाहिए। OBC की अगर मैं फ़ीस, जनरल एंड OBC की फ़ीस की बात करूँ तो ये 200 रुपये है, और ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो IMA, INA और AFA, इनके लिए इंग्लिश, GK और मैथ्स तीनों में 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स के होते हैं। हर पेपर 2 घंटे का होता है, 2 आवर, तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। OTA के लिए ये पेपर जो है इंग्लिश और GK हो जाता है बस, ठीक है। 100 मार्क्स ईच एंड 2 आवर ईच। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ बिल्कुल होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और साथ ही साथ ओनली ब्लैक बॉल पेन ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या स्ट्रेटजी होती है या क्या एग्ज़ाम की प्रोसेस होती हैं, तो सबसे पहले तो आपको रिटर्न होगा, फिर आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB इंटरव्यू में आपके ये कुछ 2 स्टेजेस होते हैं, और फिर जो मेरिट बनती है वो किस बेसिस पे बनती है? रिटर्न प्लस SSB के, मतलब जो अभी आप रिटर्न देंगे इसके मार्क्स जोड़ेंगे प्लस SSB के मार्क्स जोड़ेंगे, दोनों टोटल करके जो भी बनेगा
ये आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, ये आपकी मेरिट बनाएगा। इसके बाद अगर मैं एज और मैरिटल स्टेटस की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा था, आईएमए और आईएनए के लिए आपको अनमैरिड मेल ही चाहिए हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस विंडो में आती है तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 तक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं आईएमए और आईएनए के लिए। एएफए के लिए आप 20 से 24 साल होना चाहिए। इसके बाद ओटीए मेल अनमैरिड होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 तक चल जाएंगे। ओटीए विमेन अनमैरिड हो, विडो हो या डिवोर्स हो, ये भी चल जाएगा। सेम एज ग्रुप जो लड़कों का है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो आई थिंक एज का तो काफ़ी सॉर्टेड हो गया, आपको क्लियर है कि किस किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपकी आती है। अगर इस विंडो में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा, आईएमए एंड ओटी के लिए आपको ग्रेजुएट होना ही होना है। आईएनए के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, और वो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड ऑब्वियसली, ठीक है। एएफए की अगर मैं बात करूँ तो आपको फिजिक्स एंड मैथ्स 11th-12th में आपका फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या बीई बीटेक हो, वो बेसिकली हो ही जाता है। अगर आपने बीई बीटेक किया है तो ऑब्वियसली 11th-12th में आपने फिजिक्स मैथ्स लिया ही होगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट में अप्लाई, जी हाँ, अगर आप प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले तो रिटन कंडक्ट होगा यूपीएससी के द्वारा, फिर एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करवाए जाएंगे, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, देन लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलेगी जो कि रिटन और एसएसबी के ऊपर होता है। इसमें मेडिकल के मार्क्स नहीं जुड़ते, क्योंकि मेडिकल या तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं, उसमें कोई मार्क्स होते नहीं है। तो रिटन के मार्क्स जो आप यहाँ पर करेंगे और एसएसबी में जो आप परफॉर्म करेंगे, दोनों के टोटल मार्क्स मिलाकर ही आपका मेरिट बनता है, ठीक है। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी यूपीएससी के स्टैंडर्ड फिजिकल हैं वही आपको मैच करने होते हैं। आई साइट, फिटनेस, जनरल हेल्थ, यही सब होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है। सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलती है, वो आप सभी को पता है कि आईएमए के लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगी, आईएनए के लिए अलग से निकलेगी, एएफए, ओटीए, मेन, विमेन, सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलता है। टाई ब्रेकर क्या है? टाई ब्रेकर ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, 2 बच्चे हैं जिनके आईएमए में सेम नंबर है, ठीक है। अब जिसके मार्क्स रिटन में ज़्यादा होंगे, मतलब पहले तो मेरिट में मान लो दोनों के सेम नंबर है, एग्जाम्पल मान लो दोनों के 150 नंबर है, ठीक है, 150 नंबर है। फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पर आईएमए में किसके ज़्यादा हैं, तो रिटन मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे, एसएसबी के मार्क्स सेम हो, इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसके रिटन मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन होगा। इन केस इनके रिटन मार्क्स भी बराबर निकल जाते हैं तो फिर उस सेक्शन के अंदर, मतलब बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग तो नहीं होता, मैथ्स, इंग्लिश, जीके होता है, तो यहाँ पर जिसमें फिर जीके के सेक्शन में देखा जाएगा कि किसके ज़्यादा मार्क्स है। और अगर मान लो वहाँ पर भी टाई हो जाए तो फिर एज फैक्टर देखा जाएगा कि जो बड़ा होगा उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। मेडिकल फिटनेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसेंशियल होता है, वो आप सभी को पता है। फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप यूपीएससी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर कहीं से करना है तो उनके रिस्पेक्टिव HQ या हेडक्वार्टर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा इस पूरे एग्ज़ाम का डिटेल। आपको एज लिमिट पता चल गई, जो मेन क्या बोलना चाहिए, मेन कंसर्न होता है वो एज होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको पता चल गई, ठीक है। मैरिड अनमैरिड का स्टेटस, बाकी सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता चल गई हैं। किन किन एग्ज़ाम्स के लिए या किन आपको आईएमए जाना है, ओटीए जाना है, या आईएनए जाना है, तो वहाँ पर आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, और दूसरी बात वहाँ पर आपके क्या एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, आईएनए, आईएमए और एएफए में आपको इंग्लिश, जीके और मैथ्स तीनों पूछा जाएगा। तीनों का 2-2 घंटे का पेपर रहेगा, 100-100 मार्क्स से तीनों के सेक्शन रहेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पर आंसर, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात सभी को समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई आपके डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और आगे आपको इसी फॉर्मेट पर वीडियो मिलते रहेंगे। नाउ एज फार एज आई सेड, अच्छा, जिनको यहाँ तक की जानकारी चाहिए थी वो ये वीडियो यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब मैं थोड़ा सा पर्सनल अपने इस चैनल के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, ये मेरे इस चैनल का पहला वीडियो होने वाला है। एंड इसमें जो मेरा मोटिव है चैनल का वो बहुत स्ट्रेट, बहुत सिंपल है। मैं हमेशा से ही यूपीएससी को एडमायर किया है। यूपीएससी में स्पेशली जब मैं अपने एजुकेशन स्कूल में था, कॉलेजेस में था, तो मैंने एनडीए दिए हैं, ओके, मैंने सीडीएस दिया है, मैंने अपनी जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, ठीक है, उससे मैंने ट्राई किया। आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, एंड
एज़ यू नो अगर मैं पास हो गया होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। बट टू बी वेरी ब्लंट एंड वेरी फेयर, ऑब्वियसली मैंने मल्टीपल SSBs दिए। एक ही बार मैं कॉन्फ्रेंस एक ही बार मैं स्क्रीन आउट हुआ, वो भी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैं जितनी बार भी SSB में पहुंचा उतनी बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट ही हुआ हूँ। एंड एग्जैक्टली आई रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम वाई आई गॉट रिजेक्टेड। हर बार का मुझे आज भी याद है कि मैं उस पर्टिकुलर SSB में क्यों बाहर हुआ। तो कुछ मेरे लूप होल्स थे जो मैंने आगे चल के ठीक किया, बट मोर जब तक वो शायद ठीक होते एज क्वालिफिकेशन निकल चुकी थी और शायद उसके बाद और एग्ज़ाम नहीं दे पाया। बट एज़ फार एज आई नो अभी मेरा फ़िलहाल एक यही टारगेट है कि आप लोगों के लिए मैं ये चैनल पर कंटेंट लाऊंगा। नाम मत जानिए, नाम में कुछ नहीं रखा है। मैं बेसिकली मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। मैथ्स, बहुत सारे बच्चे जो कि मैथ्स में अपने आप को थोड़ा सा वीक स्टैंड करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कोई मैथ्स में वीक होता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग इतना अच्छा मैथमेटिक्स को हैंडल करते हैं कि अगर कोई मैथ्स में वीक होता है तो वो अलग दिख जाता है। तो जस्ट ये एक दिमाग का वहम है कि हम मैथ्स में वीक हैं। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपका वो जो इनर मैथमेटिशियन है उसको कहीं ना कहीं जगा पाऊँ। और जो ऐसे जैसे क्वेश्चंस अभी सीडीएस पूछ रहा है, सीडीएस ने हमेशा अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाया है, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, प्रॉपर यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो एसएससी हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने पढ़ा है। बट वो किक, वो मज़ा मुझे और कहीं नहीं आया जो मज़ा मुझे बस सीडीएस ने दिया। सीडीएस ने जो मुझे इंटरेस्ट जगाया है मैथमेटिक्स का, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ वो मांगता है ना। एक वो होता है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ा, एसएससी निकाल लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा, यूपीएससी का सीसेट निकाल लिया, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जो क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट सीडीएस मांगता है वो और कोई एग्ज़ाम नहीं मांगता। तो सीडीएस ने हमेशा मुझे तो इग्नाइट किया ही किया है एज अ टीचर कि मैं ज़्यादा अच्छा आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँ। और कहीं ना कहीं यही एक मेरा मोटिवेशन भी है कि मैं नहीं बन पाया, या कहीं ना कहीं मुझ में शायद कुछ कमी रही होगी, तो अब मैं वो कमियां आप में नहीं देखना चाहता। तो इसी बहाने मेरा भी एक पर्सनल, क्या बोलना चाहिए, टारगेट पूरा होगा। मैथमेटिक्स से मुझे प्यार है, मुझे पसंद है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैथमेटिक्स। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों की इस जर्नी में मदद कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ाकर हो या बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ाकर, या आपको एक जनरल एसएसबी का गाइडेंस देकर, जो भी आपकी जितनी हेल्प मैं कर सकूँगा वो बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी और हम लोग इसी तरीके से मिलते रहेंगे। बहुत सारे आगे मैं आपके लिए कंसेप्चुअल, क्या बोलना चाहिए, वीडियोस लेकर आता रहूँगा। कुछ मैथ्स को टारगेट करके मैं यहाँ पर सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ कि हमारे पिछले अभी तक के जो 3 से 4 साल के पेपर्स हुए हैं उनमें क्या क्या मैथमेटिक्स के सेक्शन पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। कई बार मैंने देखा है कि ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं मिलते, बड़े ही ब्लंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं कि बस इसको ऐसा कर लो और ऐसा आंसर आ जाएगा। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा चाहिए होता है कि नहीं भाई ऑथेंटिसिटी लाओ, ये जो तुमने किया है ये क्यों किया है। तो मैं उनमें से हूँ थोड़ा सा। तो कोशिश करूँगा आप लोगों को कि जो भी मैं पढ़ाऊँ कंसेप्चुअल हो, ऑथेंटिक हो, बजाय कि बस ऐसा ऐसा कर दो और ऐसा ऐसा आ गया आंसर इसलिए आंसर है, ये कंसेप्ट ही है, ये वाली चीज़ें ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे आगे कुछ और मैथमेटिक्स के वीडियो या कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।